आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल मीणा, हिंदी लेक्चरर, और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं हिंदी व्याकरण की क्लास में। और जो साथी जुड़ चुके हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि जो मैं नए वीडियो अपलोड करता रहूँ वो आप तक पहुँचता रहे। देखिए साथियों, आज अपन जो हिंदी का अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका आपको दिख ही रहा है कि अपना संज्ञा पढ़ेंगे अपन, जो एक सरल सा टॉपिक है संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा को अपन बोलते हैं नाम। नाम ही संज्ञा और संज्ञा ही क्या है? नाम है। अर्थात संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है? नाम होता है। इतना सा आप याद रख लें। और ये मैं उधर लिख देता हूं इसको। संज्ञा जो है सम उपसर्ग प्लस ज्ञा। इसमें सम उपसर्ग प्लस ज्ञा शब्द से मिलकर के संज्ञा बना है, जिसका अर्थ है, सम का अर्थ होता है ठीक तरह से, सम का अर्थ होता है ठीक तरह से, और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। अर्थात ठीक तरह से जानना। किसको? दुनिया को ठीक तरह से जानना। अर्थात दुनिया को ठीक तरह से कैसे जानेंगे? क्योंकि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, चाहे वो मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, उनका जानने के लिए उनका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। और जब नाम होगा तो ही हम उसको ठीक तरह से जान सकेंगे। इसलिए संज्ञा का सम उपसर्ग प्लस ज्ञा शब्द से निर्माण होता है। सम प्लस ज्ञा अर्थात संज्ञा, और संज्ञा का अर्थ होता है नाम। देखते हैं। अब देखिए संज्ञा की परिभाषा। हम सीधे ही परिभाषा पे आ जाते हैं। परिभाषा। अब देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म व भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म व भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, ज्यादा जोर किस पे पड़ रहा है? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप इसी चीज को याद रखिए। देखिए, किसी भी चीज की, किसी भी जो बिंदु है उसकी परिभाषा को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पे बता दिया संज्ञा किसको बोलते हैं? नाम को। नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब वो नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, गुण का, धर्म का या भाव का, किसी का भी क्या हो सकता है? नाम। इसके लिए जैसे व्यक्ति है राकेश, वस्तु है जैसे मैं लिख देता हूं पत्थर, जयपुर, अच्छा, ईमानदार और प्रेम। अब ये किसके नाम है? तो नाम ही। अब ये देखिए, राकेश किसका नाम है? व्यक्ति का, पत्थर वस्तु का, जयपुर एक स्थान का नाम है, अच्छा एक गुण है, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ये सारे गुण में आते हैं। ईमानदार उसका धर्म है, देशभक्ति धर्म है, या फिर धर्म होते हैं हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, ये भी धर्म के नाम है। और भाव में आता प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, हताशा, उत्साह, ये सभी। लेकिन ये सारे किसके नाम है? इन्हीं चीजों के नाम है तो नाम ही ना। तो देखिए, व्यक्ति का नाम राकेश, वस्तु का पत्थर, स्थान का जयपुर, गुण का अच्छा, धर्म का ईमानदार और भाव का प्रेम। इस तरह से अपन किसी के इन व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म आदि के भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक्चुअल में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें नहीं पूछी जाती है। ये 6 से लेकर के 8 तक पूछी जाती है। परिभाषा पूछ लेते हैं या फिर सामान्य तौर पे प्रकार पूछ लेते हैं। 8 से लेकर के 12 तक प्रकारों की भी परिभाषाएं पूछ लेते हैं या फिर उनके उदाहरण पूछ लेते हैं। लेकिन आगे अन्य जो कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं उसमें परिभाषाओं पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, इसलिए आप परिभाषाओं को रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हो कि संज्ञा किसी के नाम को ही संज्ञा कह सकते हैं। दूसरी चीज, जो पुस्तकों में हूबहू जो उसकी परिभाषा है वो लिखना भी आवश्यक नहीं होता है, आप अपने मन से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं।
किसी के नाम को ही संज्ञा कह सकते हैं। अब वो नाम व्यक्ति का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, गुण धर्म किसी का भी हो सकता है। अब देखिए अपन आते हैं इसके प्रकार, संज्ञा के प्रकार। अब प्रकार पे जाने से पहले अपन इसकी अवधारणा को समझ लेंगे। प्रकारों पर जाने से पहले प्रकारों की अवधारणा को समझ लेंगे। देखिए संज्ञा वैसे तो बहुत सरल सब्जेक्ट है, संज्ञा आसान है, लेकिन आसान कब है? जब हम इसको समझ लेते हैं, और बिना समझ के ये अपने लिए सरल नहीं हो सकता है। अब इसकी अवधारणा को देखने के लिए देखो, एक तो होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। अब देखिए मूर्त और अमूर्त। मूर्त दृश्यमान, मूर्त किसे कहते हैं? दृश्यमान, अर्थात जो दिखाई देता है, जिसे अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त यानी जिसको अपन महसूस कर सकते हैं। मूर्त का अर्थ होता है महसूस, अर्थात इस जगत में, दुनिया में वो व्यक्ति या वस्तुएं जिनको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, जिनको चख सकते हैं। बाकी जिनको अपन देख नहीं सकते, केवल मन ही मन कल्पनाएं कर सकते हैं और मन में ही मन में सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है, वो क्या होता है? अमूर्त होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति या वस्तु इंद्रियगम्य जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और चख सकते हैं। वो क्या है? मूर्त है। अब देखिए व्यक्ति और वस्तु। अब व्यक्ति, इसमें मनुष्य भी आता है और सब प्राणी जो सजीव हैं, अर्थात सजीव वर्ग को किसमें डाल दिया अपन ने? यहाँ पे व्यक्ति में। और वो जो दुनिया में क्या है? निर्जीव, जो दृश्यमान है, जो मूर्त है, उनको किस वर्ग में डाल दिया है? वस्तु में। तो वो सारी निर्जीव वस्तुएं, जैसे लकड़ी है, कुर्सी है, अपना ये बोर्ड वगैरह, ये सारी वस्तुएं हैं, तो इनको वस्तु माना गया है। और इनको व्यक्ति जो सजीव है, जो इंद्रियगम्य अर्थात मनुष्य की जो अपनी इंद्रियां है उसके द्वारा देखी जा सकती हो, छू सकती हो, अर्थात जिनको छू सकते हैं, चख सकते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? मूर्त, अर्थात दृश्यमान, अर्थात दिखाई देने वाले शब्द जो अपने को दिखाई देते हैं। उसी तरह से आप अमूर्त की देखिए। अमूर्त में अब क्या होता है कि भाव, विचार व अवधारणा जिनको केवल मन ही मन महसूस किया जा सके, मन ही मन महसूस किया जा सके, अर्थात इनको अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और चख नहीं सकते, अर्थात ये अदृश्य होते हैं, ये अमूर्त होती है, इनको सिर्फ अपन अंदर से महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रेम है, घृणा है, उत्साह है, हताशा, धर्म, सफलता, या फिर आप मान दो लोकतंत्र। ये कुछ शब्द हैं। अब आप इनमें देखिए, इन चीजों को, ये जो मैंने शब्द लिखे हैं, इन शब्दों को केवल अपन महसूस कर सकते हैं अपने मन में, इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे प्रेम जो क्रिया होती है वो मनुष्य के अंदर से होती है, प्रेम उमड़ता है, बाहर से थोड़ी दिखाई देता है, प्रेम अंदर से उमड़ता है, वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं अपन? महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये अमूर्त है। घृणा, नफरत अंदर से होती है, वैसे उत्साह, हताशा, धर्म, जी हाँ, धर्म को भी अपन नहीं देख सकते। सफलता अंदर से मिलती है, सफलता उसको बाहरी तौर पे कोई चीज दिखाई वो नहीं देती है। वैसे लोकतंत्र एक अवधारणा है जिसमें अपन जो शासन चलता है लोगों का, देखिए लोकतंत्र भी क्या है?
जिसको अपन मन से महसूस कर सकते हैं, उसको यानी दृश्यमान नहीं, उसको साफ दिखाई या सुन नहीं सकते या फिर उसको छू नहीं सकते हैं। इनमें देखिए ये तो हो गई अपनी मूर्त और अमूर्त की बात, क्योंकि अगर आपको मूर्त और अमूर्त समझ में आ गया, इसका मतलब आपको संज्ञा का 80% जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया आपका। क्योंकि मूर्त में दो प्रकार आते हैं संज्ञा के। अब प्रकारों पर जाएंगे अपन सीधे। तो मूर्त में आते हैं एक तो व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक, और एक अमूर्त में आता है आपका भाववाचक। अब इसके लिए देखो मैं यहां से इसकी परिभाषा को मिटा देते हैं। मूर्त जो दृश्यमान है, अमूर्त जो जिनको अपन महसूस कर सकते हैं। अब देखिए मूर्त में दो इसके एक तो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है जातिवाचक। और अमूर्त में क्या आता है? भाववाचक। अब देखिए आपको व्यक्तिवाचक। अब देखिए व्यक्ति से मतलब यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं है, व्यक्ति से नहीं है, यहाँ पे व्यक्ति से संबंधित है। व्यक्ति का संधि विच्छेद अपन ने पढ़ा है वी प्लस अक्ति, अर्थात वी का अर्थ होता है विशेष और अक्ति यानी प्रकट होना, अर्थात एक विशेष प्रकट हो, अर्थात दुनिया में उस जैसा व्यक्ति या वस्तु कोई एक ही हो। ठीक है, वो तो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक में। अभी विस्तार से पढ़ेंगे अपन। और जाति का मतलब यहां से वर्ण से नहीं है, जो जातिवाद जो अपने समाज में जाति व्यवस्था फैल रखी है उसके अनुसार नहीं है। जाति का अर्थ होता है यहाँ पे वर्ग यानी या समूह है। तो देखिए व्यक्तिवाचक में क्या होता है? एक व्यक्ति विशेष, अर्थात एक विशेष हो। आप इसके आगे इसे समझ लीजिए एक, जो एक है और दुनिया में और वो विशेष है, वो किस में आएगा? वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक में यानी वर्ग। अब देखिए वर्ग तो बहुत बड़ा समूह होता है। जैसे मान लो ये भेड़ है, ये उसी की जैसे भेड़ है, ये भेड़ है, ये भेड़ है। अब ये सारी भेड़ों का क्या हो गया? एक वर्ग हो गया। ऐसे जैसे गाय है, ये भी गाय, ये भी गाय, ये भी गाय। अब समझने की दृष्टि से देखो ये गायों का क्या हो गया? एक वर्ग हो गया, अर्थात सारे एक ही प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और एक वर्ग है। और इनको इन दोनों वर्गों को किसमें शामिल कर लिया गया है? जाति में। अर्थात जाति यानी वर्ग ही क्या है? जो वर्ग का अपने आप को बताए, यानी वर्ग के बारे में अपने को जानकारी दे, वो वर्ग या जाति। अब वर्ग का मतलब कितने? अनेक, अर्थात एक जैसे अनेक हो। कोई एक विशेष हो तो वो जातिवाचक में, और उसके जैसे अनेक हो तो वो किसमें आएंगे? अपने जातिवाचक में। अब इसका आप डेफिनेशन आसानी से समझिए। अब अंदर देखो, दुनिया में व्यक्ति या वस्तु जो उस जैसी केवल वही हो, वही एक हो। ठीक है, पहला समझने का तरीका ये। दूसरा, इसको पहले जानना जरूरी है, पहले जानने पर ही पहचान सकते हैं, और तीसरा जो है, गुण के आधार पर पहचान नहीं होती है। अब ये देखिए, ये किसको समझ रहे हैं अपन? व्यक्तिवाचक को।
अब दोनों में अंतर क्या है दोनों मूर्त रूप पढ़ रहे हैं अपन, और मूर्त रूप में दो संज्ञा के जो प्रकार है वो आते हैं। पहला कौन सा, व्यक्तिवाचक, और दूसरा जातिवाचक। अब देखो जातिवाचक, अब वहां पे व्यक्तिवाचक, ये दूसरा जो प्रकार है जातिवाचक। अब जातिवाचक में देखो, इसमें दुनिया में वह व्यक्ति या वस्तु जो उस जैसी केवल एक ही हो, और इसमें देखिए दुनिया में उस व्यक्ति या वस्तु उसके जैसे अनेक हों, वो किसमें आएगा, जातिवाचक में। और अगर उसके जैसी एक है तो वो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। दूसरा, पहले जानना आवश्यक नहीं है, इसमें पहले जानना आवश्यक नहीं है। किसको, व्यक्ति या किसी वस्तु को। सारे बात जो अपन कर रहे हैं वो व्यक्ति या वस्तु की कर रहे हैं। जैसे इसको पहले जानने पर ही पहचान सकते हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति को पहले या वस्तु को पहले जानने पर ही उसकी आगे पहचान कर सकते हैं, और उस व्यक्ति या वस्तु के गुण के आधार पर उसकी पहचान नहीं होती है। ऐसे ही उस व्यक्ति या वस्तु को पहले जानना आवश्यक नहीं होता। इसमें आवश्यक है लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है। और तीसरा, गुण के आधार पर पहचान होती है, इसमें गुण के आधार पर पहचान होती है। अब इन जो तीन बिंदु हैं इनको समझना आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, मूर्त रूप में अपन पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। मूर्त रूप में पढ़ा अपन ने जो दृश्यमान है, और उस मूर्त रूप में दो प्रकार की संज्ञा के, एक तो ये और एक ये जातिवाचक। कौन सा रूप है, मूर्त रूप। मूर्त रूप अर्थात जो प्रकट रूप है, जो दृश्यमान है। अब देखिए, दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति हो, एक ही वह विशेष हो, तो वो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में, और अनेक हो तो जातिवाचक में। इसका अर्थ अपन सीधा सीधा समझ रहे हैं। अब देखो, वह व्यक्ति या वस्तु जिसको पहले जानने पर ही उसकी पहचान हो सकती है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लो मैं क्लास ले रहा हूं और मेरी क्लास में कोई नया बच्चा आता है, जब तक वो बच्चा, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, उसका परिचय नहीं जानता हूं, तब तक वो मेरे लिए क्या है, एक लड़का है। जैसे ही मैं उसके परिचय के बारे में पूछता हूं तो वो बताता है कि हाँ, कि सर मेरा नाम राकेश है। तो जैसे ही वो राकेश बताता है, अर्थात जैसे ही वो अपना नाम बताता है राकेश, अब वो मेरे लिए क्या हो जाता है, एक विशेष हो जाता है। अब चाहे वो राकेश 10 दिन बाद में मेरी क्लास में क्यों नहीं आए, जैसे ही आएगा मैं पहचान लूंगा उसको, हाँ ये राकेश है। लड़का तो है लेकिन लड़कों में भी कौन है, राकेश है। अब जो राकेश है वो तो दुनिया में उसके जैसा एक ही है ना, अपने आप में वो एक विशेष है, और उसके जैसा सिर्फ वही है, और उसके जैसा नहीं हो सकता। नाम भले ही जरूर हो सकते हैं राकेश नाम के बहुत सारे, लेकिन उसके जैसा एक प्रकार का विशेष व्यक्ति वही राकेश है, दूसरा नहीं हो सकता। तो वो राकेश किसमें जाएगा, कौन सा शब्द होगा, व्यक्तिवाचक। अब यहां पे मैं लिख दूं लड़का। अब देखिए, जब तक मेरे को उसका नाम नहीं पता था, उसके बारे में नहीं पता था, तब तक वो मेरे लिए क्या था, लड़का। अब लड़का एक होते हैं, दुनिया में बहुत सारे होते हैं, अर्थात उस जैसे, मतलब एक लड़के के जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, अर्थात ये लड़का किसमें आता है, जातिवाचक शब्द। मुख्य बात इस बिंदु को समझने से है, अर्थात इस राकेश को पहले से जानने पर ही आगे जब ये मिलेगा तो ही मैं इसको पहचान पाऊंगा कि हाँ ये राकेश है। अगर मुझे इसका नाम पता नहीं है और ये मेरी क्लास में आ रहा है, और अगर मुझे दोबारा दूसरे दिन में मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है कि ये लड़का ही है। ये अभी तक दुनिया में मेरे लिए विशेष नहीं हुआ है। ठीक है। तीसरी चीज, गुण के आधार पर पहचान नहीं होती है। गुण के आधार पर पहचान नहीं कर सकते। जैसे राकेश है, अब राकेश के जैसे गुण वाले बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन गुण के आधार पे मैं किसी दूसरे लड़के को नहीं कह सकता कि भाई ये भी राकेश ही है, क्योंकि वो तो अपने आप में एक विशेष है, उसके जैसा और कोई इसी में भी नहीं हो सकता। अब देखिए आते हैं अपन जातिवाचक में। जातिवाचक में देखिए, दुनिया में उस व्यक्ति या वस्तु के जैसा अनेक हों। पहला शब्द आप ये देख लो, एक,
और इसमें अनेक हों तो ही जातिवाचक होगी। जब भी पूरे वर्ग का पता चले तो ही वो क्या किस में होगी, जातिवाचक में। पहले जानना आवश्यक नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने रास्ते में मेरे को नदी दिखाई देती है, पर्वत दिखाई देते हैं, ठीक है। अब नदी को मुझे पता है कि मुझे नदी को पहले से जानने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है नदी बहती है, पानी जो बहता हुआ दिखाई देता है मैं बोल दूंगा कि ये नदी है, ठीक है। गुण के आधार पर पहचान होती है। अब गुण का मतलब मुझे नदी के गुण के बारे में पता है कि जब पानी बहता है और बड़े क्षेत्र में बहता है तो ही वह नदी होती है। पर्वत के बारे में पढ़े तो पर्वत के बारे में पता है कि बहुत सारे, अब एक बड़े ऊंचे क्षेत्र जिसमें पत्थर बहुत ऊपर मतलब ऊंचाई में हो, उसका यही गुण है कि ऐसा होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पर्वत बोलते हैं। तो इनको पहले से जानना या गुण के आधार पर ही इनकी पहचान होती है, पहले से जानना इनके लिए आवश्यक नहीं हो सकता क्योंकि पर्वत बहुत सारे होते हैं। अब इसके लिए मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, जैसे राकेश जयपुर, रामायण, हिमालय, कामधेनु, गंगा। अब देखिए मैंने ये कुछ शब्द लिए हैं। अब देखिए राकेश, जयपुर, रामायण, हिमालय, कामधेनु और गंगा। इधर मैं लिखूं व्यक्ति, स्थान, पुस्तक, हिमालय यानी कि पर्वत, गाय और नदी। अब आप इन दोनों की तुलना करके आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को आसान तरीके से सीख सकते हैं। देखिए राकेश, नाम तो बहुत हो सकते हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति का होता है और वह व्यक्ति अपने आप में एक विशेष होता है, इसलिए राकेश किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में। जयपुर स्थान का नाम है लेकिन स्थान में जयपुर अपन पहले देख लेंगे और जब दोबारा जयपुर जाएंगे तो आप देखेंगे भाई ऐसी जो सिटी आएगी उसका नाम क्या है, जयपुर। तो ये संसार दुनिया में अपने तरह का एक ही है, विशेष है व्यक्तिवाचक में। रामायण में एक ही पुस्तक है, चाहे 20 पुस्तकें हो, उसमें अगर अपन ने रामायण पढ़ी हुई है उसको देख करके बता देंगे कि अन्य पुस्तकों की बजाय ये रामायण पुस्तक है। हिमालय, अब देखिए हिम बर्फ का जो आलय होता है उसको अपन हिमालय बोलते हैं और हमें पता है कि ये भारत के उत्तर में स्थित है। हिम के पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो हमारे लिए किस में आएंगे, पहाड़ों में आएंगे। लेकिन अगर अपने हिमालय देख रखा है, हमारी जानकारी में है, तो अपन तुरंत उसको देख करके कह देंगे ये तो क्या है, हिमालय है। और हिमालय अपने आप में विशेष है और दुनिया में एक है। कामधेनु एक गाय का नाम है। अब गाय तो पूरे समूह को संबोधित करती है लेकिन गाय में भी विशेष जो कामधेनु है जो ऋषि के पास में थी वो एक थी, इसलिए किसमें आएगी, व्यक्तिवाचक में। ऐसे नदियां तो बहुत सारी होती है लेकिन गंगा एक नदी का नाम है, एक विशेष है, पूरे भारत में पूरी दुनिया में वो एक है, इसलिए वो किसमें आएगी, जातिवाचक में। अब देखिए जो लड़का होता है, एक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जो व्यक्ति है मतलब बहुत सारे होते हैं, उसके जैसे मैंने बताया ना, उसके जैसे बहुत सारे होना, अनेक होना, व्यक्ति अनेक होते हैं, स्थान एक न होकर के अनेक होते हैं, पुस्तकें भी अनेक होती है। पर्वत से पर्वत जाति का पता चलता है, इससे पूरी गाय जाति का पता चलता है और इससे नदी जाति का पता चलता है। इन शब्दों के माध्यम से आप इसको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सामान्यतः हिंदी में मुख्यतः हिंदी में 3 ही इसके प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बहुत सारी किताबों में इसके 5 प्रकार भी पढ़ते हैं संधि के, लेकिन वो अपने प्रकार हिंदी में नहीं है। हिंदी में तो सिर्फ 3 ही प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिए जातिवाचक में ही इसके 2 प्रकार और बढ़ गए हैं। एक तो जिसको अपन बोलते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, जिसको अपन चौथा प्रकार लिख लेते हैं, और 5वां है द्रव्यवाचक। अब देखिए समूहवाचक वह शब्द होते हैं जिनकी गणना की जा सकती है, अर्थात गणनीय, अर्थात इनकी गणना की जा सकती है। समूहवाचक में जैसे सेना है या कक्षा, ये 2 शब्द हैं। अब देखो सेना
में जवानों की गणना हो सकती है और उन सेना बनकर के किसका निर्माण करती है, समूह का। ऐसे कक्षा में जो विद्यार्थी मिलकर के विद्यार्थियों की गणना की जा सकती है और वो कक्षा किसका निर्माण कर सकती है, समूह का। द्रव्यवाचक में ये इनकी गणना नहीं की जा सकती है। द्रव्यवाचक में जैसे शब्द आते हैं चीनी, मिट्टी या फिर पानी। अब देखिए द्रव्य, अब द्रव्य में यहाँ पे किसको बोलते हैं, पदार्थ। अब पदार्थ के 3 भाग हैं जिसे अपन पढ़ते हैं ठोस, द्रव या फिर गैस। अब पानी क्या है, इसमें द्रव है, और मिट्टी और चीनी क्या है, ठोस है। अब चीनी को भी नहीं गिन सकते, मिट्टी को भी नहीं गिन सकते और पानी को भी नहीं गिन सकते। एक पानी, एक, 2 पानी, एक, कैसे भी। मिट्टी को एक पानी, एक मिट्टी या 2 मिट्टी, या फिर चीनी को 1 या 2 चीनी। तो ऐसे शब्द जो आते हैं वो द्रव्यवाचक कहलाते हैं, बाकी समूहवाचक। और ये जो दोनों समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों अंग्रेजी व्याकरण के हैं। अंग्रेजी व्याकरण के होने के कारण हिंदी भाषा में इनका विभाजन नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अपने को याद करने के लिए जरूरी है। इनका अपने हिंदी व्याकरण में कोई विभाजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई एग्जाम्स में जो प्रतियोगी परीक्षाएं में इनके प्रकार भी या इनके शब्द भी पूछ लेते हैं। तो आसान है, समूहवाचक में उनकी गणना की जा सकती है, 2 शब्द हैं, और जिनकी गणना नहीं की जा सकती दूसरा है द्रव्यवाचक, जैसे चीनी, मिट्टी, पानी वगैरह। अब देखो ये तो अपने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों प्रकार से पढ़ लिए। जो एक है दुनिया में विशेष है वो जातिवाचक में आएगा, जो अनेक है वो जातिवाचक में आएगा, एक है जो व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, पहले से जानना जरूरी है इसमें, और फिर उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। उसमें पहले से जानना कोई आवश्यक नहीं है। गुण के आधार पे पहचान नहीं हो सकती है, उस पे गुणों के आधार पे पहचान होती है। अब देखते हैं अपन तीसरा जो प्रकार है भाववाचक। भाववाचक में देखो, भाववाचक किसका प्रकार होता है, अमूर्त भाव होते हैं इसमें, जो भाव अंदर से होते हैं, जो बाहर से अपने को दिखाई नहीं देते हैं। अपन ने पहले पढ़ा भाववाचक किसका रूप है, अमूर्त का। अब आपको मूर्त और अमूर्त में पता चल गया, इसका मतलब आप भाववाचक को कभी भी मूर्त में नहीं करके आओगे, क्योंकि भाववाचक जो शब्द हैं दिखाई नहीं देते हैं, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को पता करने के लिए प्रत्ययों का प्रयोग, मैं आपको बता देता हूं। भाववाचक संज्ञा का प्रत्ययों द्वारा पहचान करना। अब भाववाचक संज्ञा में कैसे कौन कौन से शब्द आते हैं, अब देखिए प्रत्यय उपसर्ग अपन आगे पढ़ेंगे, अर्थात वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो प्रत्यय में आ प्रत्यय, यह प्रत्यय, पन प्रत्यय, आहट प्रत्यय, ई प्रत्यय, ना प्रत्यय और ये देखते हैं अपन। अब देखिए आज से ता प्रत्यय, अब इससे बनने वाले शब्द देखते हैं अपन, सुंदरता, कविता और धीरता। ये ता प्रत्यय से युक्त क्रियाएं हैं। अब देखो सुंदर विशेषण में ता जुड़ने पर क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय जुड़ते क्या हो गया, सुंदरता। अब सुंदरता देखो एक भाव है, उसको अपन देख नहीं सकते, सुंदरता अंदर से होती है। कविता, कवि संज्ञावाची शब्द है, लेकिन कविता जो कविता होती है उसको अपन ग्रहण कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ऐसे धीरता। अब देखिए यह सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है सौंदर्य, सौंदर्य। कवि में यह प्रत्यय जोड़ने से बनता है काव्य,
और धीर में यह प्रत्यय जोड़ने से बनता है धैर्य। इनमें भी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। पन में देखिए, पन प्रत्यय जुड़ करके भी किसका निर्माण करते हैं? भाववाचक संज्ञा का। बचपन, लड़कपन या बालपन। आहट से देखिए, घबराना क्रिया है और घबराहट और चिड़चिड़ाहट। अब चिड़चिड़ाना क्रिया में क्या जुड़ा? आहट, तो शब्द बन गया चिड़चिड़ाहट। घबराना जो क्रिया है उसमें आहट प्रत्यय जुड़ते क्या हो गया? घबराहट। अब घबराना एक क्रिया है और घबराहट एक तरह का भाव है जिसको अपन देख नहीं सकते, उसको अपन महसूस कर सकते, उसकी कल्पना कर सकते। इन सभी शब्दों की अपन कल्पना कर सकते हैं, इनको देख नहीं सकते। इसीलिए तो जो भाववाचक वो किस में आता है? अमूर्त में, और अमूर्त को सिर्फ अपन महसूस कर सकते हैं। जैसे लाल शब्द में ई जुड़ने पर शब्द बना लाल। बेचैन शब्द में जुड़ने पर पड़ा बेचैनी। अब ना प्रत्यय से देखो, खेल क्रिया है, ना जुड़ते ही खेलना, भाववाचक संज्ञा हो गई। और चीख में ना प्रत्यय जुड़ते क्या हो गया? चीखना। अब ये भी एक तरह का भाव है। अर्थात भाववाचक संज्ञा की अपन पहचान इन प्रत्ययों के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार की संज्ञा अपनी हो चुकी है। अब आगे देखो, इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछते हैं कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनने वाले शब्द और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनने वाले शब्द, तो अपन उनको यहाँ पे समझते हैं। साथ ही साथ आप उतारते जाए इनको और बार बार इनका अभ्यास करते रहें। अभ्यास के लिए मैं रोज बोलता हूँ, क्योंकि बिना अभ्यास के अपन पारंगत नहीं हो सकते। और अभ्यास के द्वारा अपन जो अपना ज्ञान है उसको चिरस्थायी बना सकते हैं, यानी लंबे समय तक वो अपने अंदर चिरस्थायी बना रहता है। उक्ति है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जात सिर पर पड़त निशान। अर्थात बार बार प्रयास करने से जो मूर्ख बुद्धि होती है वो भी विद्वान बन सकता है। जैसे सिल यानी पत्थर पे जो सूत की जो रस्सी होती है वो बार बार जाने पर उस पर भी क्या पड़ जाता है? निशान। तो अभ्यास से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे अपन पारंगत नहीं हो सकते। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से अगर प्रश्न कर ले, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना, ये कैसे बनते हैं? अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आज हरीश चंदो का अभाव है। दूसरा मैं उदाहरण दूं, समाज में जयचंद भरे पड़े हैं, या फिर आसपास रावणों की कमी नहीं है। ये तो किससे हो गया? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण करना। अब देखिए, संज्ञा तो कौन सी है? व्यक्तिवाचक। लेकिन व्यक्तिवाचक से बहुवचन बनने पर, व्यक्तिवाचक का
बहुवचन बनने के कारण ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा में। कैसे, जैसे देखिए इसमें हरिश्चंद्र, जयचंद और रावण, ये एक वचन है और एक व्यक्ति है, लेकिन इनका क्या कर दिया गया है, बहुवचन कर दिया गया है। जैसे हरिश्चंद्र से अपने को क्या ज्ञात होता है कि हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, लेकिन आज के इस युग में उस जैसे हरिश्चंद्रों का अभाव है, अर्थात अब वो हरिश्चंद्र एक न होकर के उसको बहुवचन में यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। यानी अब हरिश्चंद्रों के वर्ग की आवश्यकता है, यानी वर्ग का अभाव है। यानी अब एक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी हो। ठीक है, तो ये इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहाँ पे क्या बन गया है, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक एक विशेष व्यक्ति, जातिवाचक वर्ग, अर्थात बहुवचन, बहुवचन में यानी बहुत सारे व्यक्ति। ऐसे जयचंद जो अपने ही बंधुओं को, यानी जो धोखेबाज होता है, छल करता है अपनों से, जिस प्रकार से जयचंद ने किया था, अब समाज में जयचंद भरे पड़े हैं, अर्थात जयचंद व्यक्तिवाचक न होकर के जयचंदों से भरा पड़ा। ऐसे भी हो सकता है, जातिवाचक हो गया ना, एक वचन नहीं, जयचंद और जयचंदों से भरा पड़ा है। अब रावण की कमी नहीं है या फिर रावणों की कमी नहीं है। अब रावण एक अत्याचारी और एक बुरा व्यक्ति मानते हैं उसको, लेकिन आसपास में आज ऐसे व्यक्ति जो बुरे आचरण करते हैं उनकी कमी नहीं है। यानी हमारे पास में भी रावण के जैसे आचरण वाले, उसके जैसे चरित्र वाले बहुत सारे लोग हैं। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिवाचक जब बहुवचन बनता है तो वो उसका परिवर्तन किस संज्ञा में हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदल जाते हैं। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होती है। अब देखो, 3 इसके उदाहरण देता हूं मैं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की, आजाद हिंद फौज का गठन किया। तीसरा, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, जातिवाचक होने पर भी इनका निर्माण किसमें बदल जाते हैं, ये व्यक्तिवाचक। देखिए, गांधी जी, अब देखो गांधी एक जाति है, हजारों लोग अपने पीछे नाम के पीछे गांधी लगाते हैं, अर्थात समूह का पता चल रहा है, लेकिन गांधी जी का नाम लेते अपना जो दिमाग है अपन उस व्यक्ति पे, मोहनदास करमचंद गांधी पे जाते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के लिए। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अर्थात गांधी मतलब वर्ग नहीं, एक व्यक्ति विशेष जो गांधी जी थे, उन्होंने वो किसके पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। शब्द क्या है, जातिवाचक, लेकिन जातिवाचक होते हुए भी किसमें परिवर्तित हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेता, अब नेता एक होते हैं कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे होते हैं, जिससे नेता जाति का पता चलता है, लेकिन नेताजी किसी एक व्यक्ति यानी नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना की फौज का गठन किया था। ऐसे ही पंडित जी ने, अब पंडित एक जाति होती है जो पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अर्थात यहाँ पे पंडित व जाति न होकर के जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जवाहरलाल नेहरू की। अर्थात ऐसे प्रश्नों से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखिए। अब देखिए, अपना जो संज्ञा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता है। अब मैं संज्ञा से संबंधित आपसे 5-6 क्वेश्चन लिखवाते हैं, फिर आपको आप देखिए कितने का आपके समझ में है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम,
अब वह नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म आदि का किसी का भी नाम हो सकते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में दुनिया में कोई एक विशेष एक ही हो वह व्यक्तिवाचक में आएगा, कोई सा भी शब्द हो। जातिवाचक में यानी अनेक हो वह जातिवाचक में आएगा। और जो भाव पैदा करे अर्थात जो अमूर्त हो, जिसको अपन महसूस कर सके, ऐसे शब्द जिनको अपन देख नहीं सके, छू नहीं सके, चख नहीं सके, वो किस में आएंगे? भाववाचक में, क्योंकि भाववाचक अमूर्त है। इसलिए मैंने आपको मूर्त और अमूर्त दोनों सिखाया है, क्योंकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों मूर्त रूप हैं। किसके? व्यक्ति और वस्तु के। अब व्यक्तियों में पूरा सजीव जो जगत है वो समा गया, उनको सिंबल से मतलब प्रयोग करते हैं। और वस्तुओं में जो निर्जीव है, जब सारी वस्तुएं हैं उनको किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? वस्तु से। ऐसे ही भाववाचक में भाव, विचार और अवधारणाएं जिनको अपन मन ही मन महसूस कर सकते हैं, वो सारे भाववाचक में आते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जातिवाचक के 2 प्रकार और बताए जो अंग्रेजी वर्णमाला में चलते हैं। समूहवाचक जिसमें कक्षा और सेना शब्द आते हैं, और द्रव्यवाचक जिसमें अपन ने चीनी, मिट्टी या पानी शब्द दिए हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपके जो प्रकार हैं वो पूरे होते हैं। मैं 2-4 शब्द लिखाता हूँ, आपको इसमें पहचान करनी है कौन सा शब्द जातिवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक। एक देख लेते हैं अपन, पर्वत, हिमालय, नदी और बनास। दूसरा अपन देख लेते हैं पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, यहाँ पे लिखो सफेदी, ईश्वर, फूल, कमल, गुलाब, वस्तु, अनाज, चौथा, और यहाँ पे लिखता हूं मैं मक्का। पेड़ और हरियाली। अब देखिए इन शब्दों को आप गौर से देखिए और ये सोचिए कि कौन से शब्द मूर्त हैं जो हमें दिखाई दे सकते हो, जिनको अपन छू सकते हैं, और वो शब्द भी देखिए जो अमूर्त हों, जो जिनको अपन महसूस ही कर सकते हैं। अब देखिए पर्वत, इससे पूरी पर्वत जाति का पता चलता है। पर्वत एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं, तो किसमें आएगा? जातिवाचक। हिमालय एक है और एक विशेष है, पर्वतों में भी एक है, तो किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में। नदी एक नहीं होती, नदी अनेक होती है, तो जातिवाचक। और बनास एक नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक। आगे देखिए पत्थर, पत्थर क्या है? एक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वस्तु है ना पत्थर, लेकिन ये किसमें आएगा? जातिवाचक। संगमरमर, देखिए पत्थर तो जातिवाचक में, लेकिन संगमरमर किसमें आएगा? संगमरमर ही भी जातिवाचक में आएगा, क्योंकि संगमरमर एक नहीं होते हैं। संगमरमर के गुण के बारे में देख करके इस मकान में भी संगमरमर हो सकता है, दूसरे पड़ोसी के जाओ वहां पे भी आपको क्या दिखाई दे सकता है? संगमरमर। अर्थात गुण को देख करके अपन पहचान कर सकते हैं, किसमें? जातिवाचक में। संगमरमर जैसे एक विशेष थोड़ी है, ये तो अनेक है, उसके गुणों को जानते हैं, ऐसा पत्थर होता है, वो संगमरमर होता है। लेकिन मान लो अपन दूसरे गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, वहां पे भी अगर उसी गुण का वह पत्थर अपने को दिखाई दे तो अपन जान जाएंगे कि हाँ उसमें भी यही गुण होते हैं, तो ये कौन सा पत्थर है? संगमरमर। अर्थात ये व्यक्तिवाचक में होकर के कौन सा होगा? जातिवाचक। वैसे ग्रेनाइट भी जातिवाचक। सफेदी, अब देखो सफेदी एक प्रकार का भाव है, इसको अपन छू नहीं सकते, अपन महसूस कर सकते हैं, और जो अनुभव कर सकते हैं वो भाववाचक में।
ऐसे ईश्वर, इसको छू नहीं सकते, पता नहीं किसने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन ये एक प्रकार का भाव है। ईश्वर एक है, कई ईश्वर अनेक ईश्वरों को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा है? एक भाव, तो भाववाचक संज्ञा में आएगा। फूल, फूल एक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अनेक होते हैं, फूल जातिवाचक में। कमल, कमल देखो किस में आएगा? कमल एक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब आप मान लो यहाँ पे कमल का फूल दिखाएं और बाहर जाकर के आपको फिर से कमल का फूल दिखाएं, तो कमल यहाँ पे भी वही कमल, आपको विशेषता है कि कमल में ये पंखुड़े होते हैं, ऐसा कलर होता है, ऐसा कीचड़ में खिलता है। तो आप इसका पता लगाओगे गुण को देख करके कि वैसा ही गुण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी जातिवाचक। गुलाबी जातिवाचक में। और वस्तु है, अब देखिए मुख्य जो बिंदु है वो इसको समझने का है, वस्तु। अब देखिए वस्तु ये है, लेकिन जब मैं इसको छूंगा, इसको देख सकता हूं, लेकिन जब भी मैं इसको छूंगा तो ये वस्तु ना होकर के क्या कहलाएगी? पेन। ये वस्तु है, टेबल है, जब भी मैं इसको छूंगा तो ये वस्तु ना होकर के क्या कहलाएगी? टेबल कहलाएगी। ये वस्तु है बोर्ड, इसको जब मैं टच करूंगा, इसको देखूंगा तो ये मेरे लिए क्या है? बोर्ड है। ये फिर वस्तु नहीं है। इसलिए वस्तु एक चीज, एक वस्तु का नाम नहीं है, एक भाव है जिसको अपन महसूस कर सकते हैं। इसलिए वस्तु भी किसमें आएगी? भाववाचक संज्ञा में। ध्यान रखें आप। अनाज बहुत सारे होते हैं जातिवाचक में। मक्का उसी प्रकार से इसकी एक उपजाति है, मनाज अनाज की एक उपजाति है। और जहाँ पे भी आप मक्का देखोगे आप पहचान जाओगे उसको गुणों को देख करके, इसका मतलब मक्का एक नहीं होता है, सिर्फ मक्का जाति का में पता चलता है। ऐसे पेड़ जाति का पता चलता है। और हरियाली एक तरह से भाव है। इस तरह से आप अभ्यास करते रहिए, आपको संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आज का जो ये बिंदु था अपना वो कंप्लीट होता है। कल या अगले वीडियो में आपको जो इससे अगला बिंदु होगा सर्वनाम, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो जरूर दबा दीजिए, जिसके कारण जो अगला वीडियो में डालूंगा वो आपके पास तक पहुंच जाए। धन्यवाद।